Hello aspirants, welcome to coaching classes by Ash. My name is Asha Tiwari and like you people are aware, I am taking your classes for Bharati Sakshatinyam. तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 फिनिश किया था पिछले सेशन में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 5 बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। ओके, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एविडेंस में कितने प्रकार के हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस का हल्का सा डेफिनेशन देख चुके हैं। अब हम लोग इसमें सेक्शन नंबर 56 हमसे ये बोलता है कि भाई दो प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं, या तो प्राइमरी एविडेंस देके या सेकेंडरी एविडेंस देके। अब यहाँ पे जनरल रूल क्या होता है वो समझ लीजिए। जनरल रूल ये है कि कोर्ट में आपको प्राइमरी एविडेंस ही देना होता है, पर कहीं कहीं स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है आगे के अपकमिंग सेक्शंस में कि कहाँ कहाँ पे आप प्राइमरी एविडेंस ना होने की वजह से या ना अक्वायर करने की वजह से या किसी प्रकार से नहीं है तो आप सेकेंडरी एविडेंस भी कोर्ट में दे सकते हैं। बट हाँ, हमेशा प्राइमरी एविडेंस को ज़्यादा तवज्जो मिलती है। तो सेक्शन 56 बहुत इजी सेक्शन है। वो कहता है कि डॉक्यूमेंट्स को प्रूव किया जा सकता है आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। यहाँ पे कोई भी सीरियल नंबर नहीं है कि या पहले प्राइमरी होगा बाद में सेकेंडरी होगा, ऐसा नहीं है। इसमें आइदर शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि या तो ये या तो ये, तो आइदर प्राइमरी बाय सेकेंडरी और सेकेंडरी। अब सेक्शन नंबर 57 बात करता है प्राइमरी एविडेंस की। सेक्शन 57 कहता है कि प्राइमरी एविडेंस होता क्या है। अब यहीं पे आप मुझसे समझ लीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस का फर्क, जिससे कि इतना लंबा पढ़ने का हम लोगों को टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, प्राइमरी एविडेंस हमेशा जो खुद एक एविडेंस है, यानी कि जो ओरिजिनल है, वो होता है प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, जहां पे एक डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस है। जहां पे उस डॉक्यूमेंट को कई भागों में एग्जीक्यूट किया गया है, जैसे डॉक्यूमेंट का पहला भाग है, फिर दूसरा भाग है, फिर तीसरा भाग है, फिर चौथा भाग है एंड सो ऑन, वो सब प्राइमरी एविडेंस है। यानी कि हर एक भाग जो है वो प्राइमरी एविडेंस है। ऐसे समझ लीजिए कि जो ओरिजिनल है या जो ओरिजिनल के सबसे नियरेस्ट जा सकता है वो प्राइमरी एविडेंस है, उसके अलावा सब सेकेंडरी एविडेंस है। तो प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब यहीं पे सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? सेकेंडरी एविडेंस हो गया एक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट क्या हो गया? प्राइमरी एविडेंस अभी आपको बताया। अब उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी क्या हो गई? सेकेंडरी एविडेंस हो गई। ठीक है, वैसे ही एक डॉक्यूमेंट है वो कई भागों में एग्जीक्यूट किया गया है, तो हर एक भाग क्या हो गया? प्राइमरी एविडेंस। लेकिन हर उस एक भाग की कॉपी क्या हो गई? सेकेंडरी एविडेंस। ये फोन मैंने अगर प्रस्तुत किया है तो ये क्या है? प्राइमरी एविडेंस। दिख रहा है? और अगर मैंने इसको न प्रस्तुत करके किसी भी प्रकार से इसके अंदर की डिटेल्स दी हैं या कुछ भी दिया है बट ओरिजिनल नहीं दिया, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी एविडेंस। क्लियर? तो सेक्शन 57 पढ़ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बहुत इजी है, मैंने आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझा दिया है। अब इसमें आपका ना इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी आ गया है। जो हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट थी उसमें अलग से सेक्शन मेंशन था, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन में ही सब मेंशन कर दिया गया है कि स्टोर्ड रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो प्राइमरी एविडेंस हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है और वो कई जगह पे कई स्पेसेस में स्टोर किया गया है, तो हर एक ऑटोमेटेड स्टोरेज जो है, जो कि टेम्पररी फाइल्स में है, लेकिन वो भी प्राइमरी एविडेंस में आएगा। सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन नंबर 58 में डिफाइंड है। ये सेक्शंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि 57 में प्राइमरी एविडेंस है, 58 में सेकेंडरी एविडेंस है। सेकेंडरी एविडेंस में मैंने आपको जैसा कि बताया कि कॉपीज आती हैं। जैसे अगर आप लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते होंगे तो सर्टिफाइड कॉपी आपने नाम सुना होगा, तो सर्टिफाइड कॉपी आपका सेकेंडरी एविडेंस में आता है, लेकिन ये बहुत अच्छा एक एविडेंस काउंट किया जाता है, तो इस पर कभी भी कोई टिप्पणी होती नहीं। तो देखिए, किसी भी चीज़ की सर्टिफाइड कॉपीज सेकेंडरी एविडेंस में होंगी। ओरिजिनल की अगर मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू एक कॉपी बनाई गई तो वो सेकेंडरी एविडेंस में होंगी। कॉपीज फ्रॉम कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, कॉपीज मेड और कंपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल। फिर काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट। इसमें आप देख सकते हैं ओरल एडमिशन की बात करते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या ओरल एडमिशन जो है वो प्राइमरी एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस है? ओरल एडमिशन हमने सेक्शन 58 में पढ़ा कि ये जो है वो सेकेंडरी एविडेंस में आता है। ये सारी की सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 59। अब देखिए, मैंने आपसे बोला था अभी जब क्लास स्टार्ट की थी कि हमें आगे के सेक्शन में पता चलेगा कि कहाँ पे
ऐसी भी चीजें हैं जहां पे हम प्राइमरी एविडेंस नहीं दे सकते हैं तो कोर्ट उसके सेकेंडरी एविडेंस मांगती है। वो कैसी कैसी परिस्थितियां होती हैं वो आपको सेक्शन नंबर 59 बताता है कि वैसे तो डॉक्यूमेंट्स जो है उनको प्रूव किया जाता है प्राइमरी एविडेंस के द्वारा, बट एक्सेप्ट इन केसेस हेयर एंड आफ्टर मेंशन। अब वो एक्सेप्शंस क्या है वो आपको सेक्शन नंबर 59 बताता है सेक्शन 60 में जाके। ठीक है, तो सेक्शन 59 इतना कह के चुप हो जाता है कि भैया वैसे तो प्राइमरी एविडेंस से चीजें प्रूव होनी है एक्सेप्ट हेयर एंड आफ्टर। अब वो एक्सेप्शंस का है, दैट गिव्स सेक्शन 60। सेक्शन 60 कहता है केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट में बी गिवन। ना जितना कुछ लिखा हुआ है उतना पढ़ तो आप लेंगे ही, बेराट आपके पास होगी, मैं हमेशा बोलती हूँ लेके बैठिएगा। अभी फिलहाल आप स्क्रीन पे देखिए और मुझे देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में इस सेक्शन को समझा देती हूँ। सेक्शन 60 कहता है कि जहां पे ओरिजिनल पेपर आपके पास नहीं है, ठीक है, यानी कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी कि जो प्राइमरी एविडेंस है वो आपके पास नहीं है। अब वो कैसे नहीं है, मान लो कि आपको जो डॉक्यूमेंट देना था वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, वो दूसरी पार्टी के पास है, तो वो तो आपको नहीं देगा ना अपने खिलाफ यूज करने के लिए, तो आप ऐसे में सेकेंडरी एविडेंस यूज कर सकते हो। दूसरा, आपकी रीच से बाहर है, आपको देना है कल, और अगर आप आज जाके उस पेपर को प्रोक्योर करोगे तो आपका पूरा दिन चला जाएगा, आप कल कोर्ट नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे में आप कोर्ट से समय भी ले सकते हो या फॉर द टाइम बीइंग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। तीसरा, जहां पे मान लो कि जो प्राइमरी एविडेंस है वो एक ऐसे व्यक्ति के पोजेशन में, एक ऐसे व्यक्ति के पावर में है जो कि उसको लीगली बाउंड है प्रोड्यूस करने को, ठीक है, जो कि बाउंड है लीगली प्रोड्यूस करने को और वो नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप उसको दे सकते हो, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो या कोर्ट को आप बता सकते हो। जहां पे ओरिजिनल के जो कंटेंट्स हैं वो आपने ऑलरेडी एडमिट कर दिए हैं राइटिंग में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्लीडिंग्स में, अगर आपने ऑलरेडी एडमिट कर दिए हैं, ठीक है, ऑब्वियसली इन राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट whom इट इज टू बी प्रूव, तो ऐसे में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। जहां पे ओरिजिनल जो है वो किसी प्रकार से डिस्ट्रॉय हो गया है, नहीं मिल पा रहा है, या डिस्ट्रॉय हो गया है, या फ्लड आया उसमें बह गया, आग लग गई उसमें जल गया, ऐसे में आप दे सकते हो। जहां पे ओरिजिनल का ऐसा नेचर है कि उसको इजिली मूव नहीं कराया जा सकता, मान लो कोई एक बहुत बड़ी मूर्ति आप नहीं ला सकते हो, ऐसे में दे सकते हो। जहां पे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आता है, मान लो कि कोई एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जो बुक है जिसमें एंट्री की जाती है, आप उस बुक को ओरिजिनल उठा के नहीं दे सकते हो, तो आप उसकी एक कॉपी यानी कि सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, ठीक है, एज एन मीनिंग ऑफ सेक्शन 74। जहां पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कोर्ट के द्वारा एग्जामिन नहीं किए जाएंगे, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल जो आपका है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट, और अगर आपने कोर्ट को दिया तो वो बहुत बल्कि हो जाएगा, तो ऐसे में आप पूरे कलेक्शन को ना देके केवल अपनी चीज को मेंशन कर सकते हो एज अ सेकेंडरी एविडेंस। ये सारे के सारे ऐसे सिनेरियोज हैं सेक्शन 60 के अंतर्गत जहां पे प्राइमरी एविडेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। एंड please go through section number 60. If in case any question, any confusion, please feel free to reach out to me in the comment section like I've always said. Also, let me take a pause here. हमने already अभी कुछ कुछ sections 5-6 sections कर लिए हैं, तो let me also tell you that you can also visit the channel and उसमें go for the playlist. In the playlist you will get all the other courses as well. For example, CPC, CRPC, IPC का BNS मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि IPC तो आप लोग को पता ही है, BNS आ गया है, ज़्यादातर एग्जाम्स में BNS ही अब पूछा जा रहा है, तो ये है, और टॉट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, सो जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ द कोर्सेज, एंड इन केस you have any questions, any queries, like I said, comment section is all yours. Also, I'm uploading some shorts for you people, so just go, these are the quick questions or quick reminders for you people. Try answering the questions if you know them, so far so good. If not, then just go to the comment section and you can see the answer there. So yes, now coming to section number 61, electronic और digital record की बात करता है। section 61 कहता है कि nothing in this अधिनियम shall apply to deny the admissibility of an electronic or digital record in the evidence on the ground that it is an electronic or digital record, and such record shall, subject to section 63, have the same legal effect, validity and enforceability as other documents. सेक्शन 61 कहता है
कि इस अधिनियम के अंतर्गत अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड एज एन एविडेंस दिया है, एज अ ग्राउंड दिया है अपने किसी केस में, तो 63 जो सेक्शन 63 है जो कि एडमिसिबिलिटी की बात करता है, उसके अंतर्गत उसका वही लीगल इफेक्ट होगा, वैलिडिटी होगी और इन्फोर्सेबिलिटी होगी जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत बाकी और किसी डॉक्यूमेंट की होती है। तो आइए सेक्शन 63 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 63 एडमिसिबिलिटी की बात करता है और वो कहता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी ऐसी चीज जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के तहत है, ठीक है, जिसको किसी पेपर पे प्रिंट किया है या स्टोर किया है या रिकॉर्ड किया है या कॉपी किया है या किसी सीडी में स्टोर है या किसी मैग्नेटिक डेटा में स्टोर है, किसी सेमीकंडक्टर मेमोरी में स्टोर्ड है, किसी कंप्यूटर में स्टोर्ड है, किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस में स्टोर्ड है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड है, तो उसको भी क्या माना जाएगा? उसको भी एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा अगर अगर जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और जो यानी कि जिस भी चीज में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो एडमिसिबल है, वो क्वेश्चनेबल नहीं है, और अगर उसको देख के लगता है कि ये ओरिजिनल है ना कि किसी चीज की कॉपी बनाई गई है, तो उसको कोर्ट एज अ डॉक्यूमेंट एडमिसिबल मान लेगी। ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं कि भाई जो कंप्यूटर है जिसपे सेव किया गया है वो लॉफुल पर्पसेस के लिए यूज हुआ हो, वो रेगुलरली अपडेटेड रहा हो, ऐसा ना हो कि 20 साल से बंद पड़ा है, या फिर आपने जिस सीडी में स्टोर किया है वो सीडी करप्टेड ना हो, वगैरह वगैरह। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं ना। हाँ, ये सिंपल इंग्लिश है, यू पीपल विल अंडरस्टैंड इट, इसमें हम इतना इसमें अभी टाइम दे नहीं सकते हैं। सो दिस इज सेक्शन नंबर 63। Okay, section number 64, not important for prelims point of view. Just go through it. Section number 65 can be asked. So 65 is proof of signature and handwriting of person alleged to have signed or written document produced. 65 can be asked in your prelims. Section 65 कहता है कि अगर एक document जो है alleged है कि it is to be signed or have been written wholly or in part by the person, तो ऐसे में the signature or the handwriting of so much of the document as is alleged to in that person's handwriting must be proved to be in his handwriting। जहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है जो कि किसी प्रकार से कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने साइन किया है, तो ऐसे में जो उस व्यक्ति की हैंडराइटिंग है उसको मिला के देखा जाएगा कि हाँ ये सिग्नेचर इसका है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में आप लोग देखते हो ना, जैसे 65 जो है वो नॉर्मल सिग्नेचर की बात करें, 66 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करें, तो अब जनरली आप लोग कोई भी फॉर्म वॉर्म भरते होगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही आता है। तो 66 कहता है कि जहाँ पे एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात हो रही है, अगर इफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी सब्सक्राइबर इज alleged to have been affixed to an electronic record, तो ऐसे में ये फैक्ट कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इस व्यक्ति का है इसको प्रूव करना पड़ेगा। अगर अगर इस पे कोई केस होता है, यानी कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो जनरली अब आजकल सब सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही होते हैं। आप उसमें देखते हो कोई भी, मतलब अब तो ऑनलाइन बहुत कॉमन हो गया है, तो इसमें कहा गया है कि एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अगर इसके अलावा अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो रहा है और कोई कंफ्यूजन है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हुआ है, जिस सब्सक्राइबर के लिए कंफ्यूजन हो रहा है, उसको इसको प्रूव करना पड़ेगा। अब जैसे सरकारी जो संस्थाएं हैं वहां पे तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, तो जनरली ये कंफ्यूजन होता नहीं है। नाउ आते हैं सेक्शन नंबर 68 पे, प्रूव वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस इज फाउंड। सो इफ नो अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting and the signature of the person executing the document is in handwriting of that person। अगर आपने कभी भी कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराया होगा, अब तो सेल्फ अटेस्ट होता है देखते हो ना, पर जनरली अगर आप कुछ भी कराते हो, एक नॉर्मल एफिडेविट भी कराते हो, तो उसमें उसमें विटनेस के साइन मांगते हैं, ठीक है, अटेस्टिंग विटनेस उसमें मांगा जाता है। तो यहाँ 68 कहता है कि अगर कोई भी अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहा है, ठीक है,
तो जो व्यक्ति अटेस्ट कर रहा है वो कर सकता है, और दूसरा एटलीस्ट एक अटेस्टिंग विटनेस तो जो है वो होना ही चाहिए, जो अपनी हैंड राइटिंग में उस पर साइन करे। आपको उस पर साइन करना पड़ता है, डेट लिखनी पड़ती है। ये है आपका सेक्शन नंबर 68। 69 जो हम लोग आजकल सेल्फ अटेस्ट करते हैं उसकी बात करता है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested. Okay. Okay, now let's come to our next important section, section number 74, which talks about public documents. Okay, now just give me a second, everybody here. Hmm. Okay. So 74 talks about public document. Now the section in itself, like whereas public document been defined or whereas private document been defined, this can be asked. So we'll just mark them as important ones. Hmm. Yeah, and I guess we should start public documents and private documents in another session, if that's okay with you people, because मैं generally जो classes हैं वो guys 15 to 20 minutes max रखती हूँ, because I know that people get bored, and also that an average attention span max will go for 15 to 20 minutes for online. So I guess that's all for today. Thank you so much for watching. Keep on laughing, loving and living. And also I'll start this topic of public document, private document in our next class at the very same time. Till then, take care. Bye bye. If in any case you people have any question, any confusion, any query, please feel free to reach out. Thank you. And yes, if you have understood the class, please press the like button. Thank you.